लाइट कैमरा एक्शन। जय हिंद दोस्तों। आपको लगा होगा एक गाना आएगा, हीरो हीरोइन आएंगे, तो कलाकार आएंगे, क्योंकि जायज़ है आपका सोचना बॉलीवुड की मूवी में ये सब होता है। लाइट कैमरा एक्शन के बाद तुरंत से कलाकार आते हैं और अपना अभिनय करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई हीरो हीरोइन नहीं है, लेकिन बात हमारी हो रही है बिल्कुल कलाकार के बारे में। एकदम आपने सही समझा। लेकिन कलाकार यहाँ पे शिक्षक है, क्योंकि शिक्षक से बड़ा कोई कलाकार नहीं है इस दुनिया में, मेरा मानना ये है। और शिक्षण करना, टीचिंग करना एक कला है। आज हम बात करेंगे शिक्षण, प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूलभूत आवश्यकताएं। क्या है टीचिंग के बारे में? शिक्षण का मतलब है टीचिंग, और टीचिंग एक बहुआयामी संकल्पना है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान उपलब्ध कराना है। शिक्षण है उसके 3 छोर हैं। नंबर 1 विद्यार्थी या शिक्षार्थी, स्टूडेंट कहते हैं जिसको हम। दूसरे छोर पे खड़ा है शिक्षक, टीचर, जो उनको पढ़ा रहे हैं। और तीसरे छोर पे है करिकुलम, क्या चीज़ पढ़ाना है उसको, क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या कंटेंट पढ़ाना है। किसी भी कंटेंट को दूसरे के मस्तिष्क में डिलीवर करने की जो कला है उसी को टीचिंग कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण की कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं, जैसे बर्टन महोदय ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि शिक्षण है क्या। शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा है, जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। सीखने के लिए, लर्निंग के लिए जो इंस्पिरेशन मिल रही है उसको शिक्षण कह रहे हैं। रायबर्न महोदय ने बताया कि शिक्षण है जो, उसके 3 बिंदु हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो तीनों में जो संबंध स्थापित करना है वो क्या है? शिक्षण है। स्टूडेंट, करिकुलम और टीचर, इन तीनों के बीच जो संबंध स्थापित करना है वो क्या है? शिक्षण है, टीचिंग है वो। जहाँ रायबर्न महोदय ने शिक्षण है उसको त्रिध्रुवी बताया, शिक्षक, शिक्षार्थी और करिकुलम। वहीं हम्प और डंकन महोदय ने इसको 4 भागों में डिवाइड किया। नंबर 1 योजना, निर्देशन, मापन और मूल्यांकन। डंकन और हम्प महोदय ने इसके 4 भाग बताए। शिक्षण, टीचिंग के जो सबसे करीब है उसका नाम है लर्निंग, अधिगम कहते हैं हिंदी में। तो अधिगम क्या है इसको समझते हैं। एक कैंडल रखी हुई है जली हुई, एक छोटा बच्चा उसके पास जाता है और गलती से उसको छू लेता है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, ये है क्या, खाने की चीज़ समझ कर छूता, उसका हाथ जल जाता है। उसको तकलीफ़ होती है, अनुभव होता है कि भाई ये खतरनाक चीज़ है, इसके पास नहीं जाना है, इसको दूर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो उसने सीखा उसको हम अधिगम कहेंगे, लर्निंग। अनुभव से सीखा उसने, इसको लर्निंग कहेंगे। टीचर का भी यही कर्तव्य है कि बच्चे को लर्निंग कराना टीचिंग द्वारा। जो शिक्षा है, शिक्षा व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है। और गेट्स महोदय ने अधिगम की जो परिभाषा दे रखी है, उन्होंने कहा कि अनुभव द्वारा सीखकर व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहते हैं। आपने बीएड में पढ़ा होगा क्रो एंड क्रो, तो क्रो और क्रो महोदय की परिभाषा याद आ रही है मुझे। उन्होंने कहा था आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो अर्जन है उसको हम अधिगम कहते हैं। हम रोज़ हर नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं, बचपन से लेकर अभी तक, और आगे भी हम सीखते चले जाएंगे। ये लर्निंग हो रही है। वुडवर्थ महोदय ने इसी से संबंधित एक परिभाषा दे रखी है कि नवीन मतलब नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं, जो नवीन हम एक्शन ले रहे हैं या रिएक्शन कर रहे हैं, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अधिगम है। कोई भी काम करने से पहले हम कुछ गोल सेट करते हैं, अपने सोचते हैं कि भाई हमें यहाँ पहुँचना है, तो उसके बाद ही हम कदम बढ़ाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, चलते हैं। तो उसी तरह जब हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के भी हमारे क्या होते हैं? कुछ उद्देश्य होते हैं, शिक्षण उद्देश्य। अब हम शिक्षण उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। आपने बीएड के दौरान भी पढ़ा होगा, टीचिंग के 2 उद्देश्य होते हैं, एक होता है सामान्य उद्देश्य और एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य होते हैं जो पूरे प्रकरण जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो उससे संबंधित होते हैं। जैसे आपने पूरा अध्याय पढ़ा दिया, तो पूरे अध्याय से जो उसका जो निचोड़ है वो क्या है? सामान्य उद्देश्य है। लेकिन विशिष्ट उद्देश्य, उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ कंटेंट होते हैं, वो उसके विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जो शिक्षण के सिद्धांत हैं कुछ,
उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो हम शिक्षण के उद्देश्य बनाते हैं तो उसके लिए कुछ सिद्धांत हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित लाइव जो उसके जीवन से उसको जोड़ सके बालक को, कुछ ना कुछ उदाहरण आपके पास होने चाहिए। जैसे आपने संज्ञा पढ़ाया तो संज्ञा पढ़ाने के लिए टेबल, कुर्सी, मेज, गाय, बकरी, बैल, जो उसके बच्चे ने देखा हुआ है उसके स्तर के हिसाब से उसके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा है आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन दो टाइप का होता है। एक आंतरिक अभिप्रेरणा जो आदमी को व्यक्तिगत रूप से स्वयं अंदर से मिलती है, अभिप्रेरणा कुछ करने के लिए ललक होती है जो कहते हैं। और दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा। जो बाह्य अभिप्रेरणा है उसमें टीचर का रोल है। टीचर उसे मोटिवेट करता है, इंस्पायर्ड करता है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तीसरा है आपका अभ्यास का सिद्धांत। देखिए आपने सुना होगा प्रैक्टिस बिगिन मैन परफेक्ट। जो अभ्यास है वो आदमी को पूर्ण बनाता है, क्योंकि हर चीज़ आदमी में कमी है, उसकी आदतों का निर्माण अभ्यास से होता है। तो जो अभ्यास है, टीचर अगर किसी बच्चे को अभ्यास कराता है बार बार तो उसका ज्ञान क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है, स्थायित्व तो हो जाता है ज्ञान का उसका। और अभ्यास कार्य के साथ वो उसको होमवर्क भी देता है और गृह कार्य के साथ उसका क्या करता है, वो रचनात्मक मूल्यांकन करता है। अगला है आपका पुनर्बलन का सिद्धांत। आपने बीएड के दौरान रीइंफोर्समेंट नाम की चीज़ सुनी होगी। तो अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था BF स्किनर। तो उन्होंने सबसे पहले पुनर्बलन की बात करी, रीइंफोर्समेंट। उन्होंने बताया रीइंफोर्समेंट दो टाइप का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अगर बच्चा कुछ क्वेश्चन के आंसर बता रहा है तो आपने बोलना है गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बैठ जाइए। तो इससे क्या होगा, उसके जो काम कर सीखने की जो दर होगी वो बढ़ जाएगी। दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब उसने गलत बता दिया, सपोज आपने उसे डांट दिया और उसके बाद क्या होगा, उसको वो दोबारा खड़ा नहीं होगा। अगर उसको हल्का फुल्का आएगा भी तो वो भूलेगा ही नहीं। इससे क्या होगा, उसके अधिगम की जो दर होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो बालक को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देना है, पॉजिटिव देना है। अगला है आपका उद्दीपन का सिद्धांत। उद्दीपन का मतलब होता है स्टिमुलस। अगर आपने बच्चों को पढ़ाने जाना है स्कूल में तो आप सुबह जल्दी उठ के नहा धो के तैयार अपना बॉक्स लेके टाइम से स्कूल पहुंच जाओगे। और अगर अब लॉकडाउन है, बंद है, सब कुछ, आपकी छुट्टी है, तो आप ही सोए रहोगे 8 बजे तक, है ना। तो उद्दीपन वाला स्टिमुलस कुछ ना कुछ होना चाहिए आपको काम करने के लिए, जो आगे बढ़ा। उद्दीपन का मतलब उत्तेजना से है। जो उत्तेजना पद है जो व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए आदमी को अभिप्रेरित करता है। यदि आप किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड हो तो आप उसको जल्दी सीख जाओगे और उसमें क्रिएटिव काम करोगे और जल्दी भी कर लोगे आप उसको। ये उद्दीपन है। तो आपने बच्चों से कहना है उद्दीपन कैसे देंगे क्लास में। अगर जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, मेरे 5 क्वेश्चन के आंसर देगा सही सही, तो उसको हम एक चॉकलेट देंगे। ये क्या है, चॉकलेट एक उद्दीपन हो गया। तो बच्चा क्या होगा, पढ़ के आएगा, सही से आपकी बात मानेगा, तो उद्दीपन। अब कुछ शिक्षण अधिगम जो टीचिंग लर्निंग है उस प्रक्रिया के, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के कुछ आयाम हैं, कुछ शिक्षण के सूत्र हैं, फॉर्मूले, उसको सीख लेता है टीचिंग फॉर्मूले। नंबर 1 है सरल से जटिल, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण से संश्लेषण, आगमन से निगमन, निगमन से आगमन, मूर्त से अमूर्त। ये आपने सुने होंगे, इसको समझते हैं। सरल से जटिल, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर आपको बच्चे को मल्टीप्लाई करना सिखाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसको काउंटिंग सिखानी पड़ेगी, गिनतियाँ सिखानी पड़ेंगी, टेबल सिखाने पड़ेंगे। जब उसको ये सब चीज़ें आ जाएंगी तब आप उसको मल्टीप्लाई सिखा सकते हो। तो सरल, फिर उसके बाद कठिन, स्टेप बाय स्टेप। अब दूसरा है आपका ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का मतलब सबसे पहले आप उसको, अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी वाले टीचर सबसे पहले क्या सिखाते हैं, वर्णमाला सिखाते हैं, क ख ग घ। उसके बाद उसको 2 शब्दों वाले मीनिंग सिखाते हैं, मतलब जैसे मो ग मग, है ना। और उसके बाद 3 शब्द आ रहे हैं, क मो ला कमला, क मो लो कमल, ब तो को बतख, 3 शब्द। फिर 4 शब्द, ब र ग तो बरगद, ठीक है। तो मतलब नोन से अननोन, जो उसने जाना है पहले से ही, उसको वर्णमाला आती है, तो आपको 2 वर्ड 3 वर्ड उसके बाद आपको सिखाओगे। नवीन जानकारी, जो नई जानकारी है वो पूर्व जानकारी पहले सिखाओगे, नवीन जानकारी बाद में दोगे। अगला है आपका विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण, एनालिसिस से सिंथेसिस। तो एनालिसिस का मतलब होता है तोड़ देना, विश्लेषण मतलब तोड़ देना। जैसे हाथ है फैला दिया मैंने तो ये एनालिसिस हो, विश्लेषण। अब मैंने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। मतलब क्या करना है आपको, पहले छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताना है, फिर एक बड़ी चीज़ के बारे में बताना है। जैसे मैं कहूँ आपको, बच्चे को, विज्ञान वाले विद्यार्थी है, उसके को हमने कार्य के बारे में बताना है कि कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन।
तो सबसे पहले आप उसको सिखाओगे बल क्या होता है, और फिर उसके बाद आप उसको सिखाओगे विस्थापन क्या होता है, तब उसको आप कार्य सिखाओगे। तो ये बल और विस्थापन आपने जोड़ा, तो उसके बाद आपने कार्य सिखाया। तो ये क्या हुआ, विश्लेषण से संश्लेषण। फोर्स सिखाने के लिए आप सबसे पहले उसको वर्ग सिखाने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की नॉलेज देना जरूरी है। अगला है आपका आगमन से निगमन। तो आगमन से निगमन का मतलब होता है, निगमन का मतलब होता है नियम, नौ से नियम बनता है ना, तो निगमन। और आगमन से निगमन का मतलब है पहले आप क्या दोगे, बहुत ढेर सारे उदाहरण दोगे बच्चे को, तब एक सिद्धांत तक ले जाओगे। सपोज एग्जाम्पल देते हैं कि आपने बच्चे को एक बॉल ऊपर को फेंकी तो नीचे को आ गई, ऐसे ही आपने उसको कुछ और पेन दी ऊपर को फेंकने के लिए, वो नीचे आ गई, चौक दी ऊपर फेंकने के लिए, वो नीचे आ गई। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए उसको 10-12। उसके बाद आपने एक उसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया कि भाई कोई भी चीज़ ऊपर को फेंकते तो नीचे आती है, बिकॉज नीचे से क्या है, उसको पृथ्वी का एक गुण है कि वो प्रत्येक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तो ये सिद्धांत आपने उसको बाद में सिखाया, सबसे पहले आपने उसको उदाहरण दिया, इसको कहते हैं आगमन से निगमन। दूसरा है आपका इसका निगमन का आगमन, ये क्या है, इसका उल्टा है। तो सबसे पहले नियम बताएंगे और उसके बाद आप क्या बताएंगे, उसको क्वेश्चन बताएंगे, उदाहरण बताएंगे। जैसे कि हम मैथ्स में यूज करते हैं जनरली, एक फॉर्मूला बता दिया a+b का होल स्क्वायर a² + b² 2ab। तो उसके बाद क्या होता है, उसको बहुत सारे क्वेश्चन करने को दिए। तो ये क्या है, ये परंपरागत विधि है और ये पहले से यूज होती हुई आई है। इसी तरीके से इसको निगमन से आगमन कहते हैं। और जो अगला शिक्षण सूत्र है आपका, वो है मूर्त से अमूर्त। मूर्त चीज़ें जो हमको दिखाई देती हैं, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट ना, तो मूर्त चीज़ें जो हमको दिखाई देती हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल, ये सब चीज़ें जानवर हैं, हमको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल देंगे बच्चे को। उसके बाद आप ऐसी चीज़ों के अमूर्त, जो दिखाई नहीं देती, जो केवल कल्पना में है बच्चे के, जैसे दया, तरंग, ताप, ये आदि चीज़ें हैं जो इसको आप बाद में बताएंगे। अब एक जो अच्छा अध्यापक है उसके बनने के लिए, उसको एक अच्छी टीचिंग के लिए क्या करना चाहिए, कुछ टेक्निक होनी चाहिए। तो हम सीखते हैं कि 6E टेक्निक। 6E टेक्निक क्या होती है, इसको सीखते हैं। पहला ई है, 6 ई है इसमें। पहला ई है इंगेज, दूसरा ई है एक्सप्लोर, फिर एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इवेल्युएशन, एक्सटेंड। तो ये 6E हैं जो ये एक टीचर को लेके जाने चाहिए कक्षा में, और 6E टेक्निक से जो पढ़ाता है वो बेस्ट टीचर होता है। तो सबसे पहले इंगेज का मतलब बच्चों को क्या करना है, संलग्न कर देना है, अपने साथ जोड़ना है बच्चों को, उनकी उत्सुकता बढ़ानी है, उनकी जिज्ञासा बढ़ानी है। दूसरा ई है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मतलब अन्वेषण करना, खोज करना किसी चीज़ की। तो किसी भी टॉपिक को बहुत गहराई से समझना, जानना, ये क्या है, ये एक्सप्लोर है, ये भी टीचर का कर्तव्य है। तीसरा है आपका एक्सप्लेन। तो जो भी टॉपिक है आपको उसको एक्सप्लेन करना है, अच्छे से व्याख्या करनी है, दृष्टांत देना है। फिर है इलेबोरेट। इलेबोरेट मतलब विस्तृत कर देना किसी चीज़ को। तो टॉपिक के बारे में बहुत ढेर सारी आपको अतिरिक्त जानकारी देनी है, विस्तृत बनाना है उसको। इसके बाद आपको लेना है फीडबैक, मतलब अगला है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन। देखो 2 टाइप का मूल्यांकन, एक FA जो चैप्टर खत्म होने के साथ ही होता है, और एक पूरे साल में होता है ऐसे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, ये 2 टाइप के मूल्यांकन करने हैं। फिर है एक्सटेंड, जो आपने टॉपिक पढ़ाया उससे अतिरिक्त भी बहुत सारी जानकारी देनी है बच्चे को, जो उसकी जो पाठ्यक्रम बनी है उसके अतिरिक्त भी बाहर की जो जानकारी है शिक्षा से संबंधित, उसको देनी है। अब बात करते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग के बारे में। तो शिक्षा में विस्तार और विकास के लिए जो सूक्ष्म प्रविधि अपनाई जाती है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की, जो कि शिक्षक बनने के लिए एक पहला स्टेप होता है, माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, शिक्षक के व्यवहार में सुधार लाने के लिए जो प्रक्रिया शुरू की जाती है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं। जो माइक्रो टीचिंग है वह शिक्षण प्रक्रिया का अभ्यास है, जिससे जो टीचर है वो अभ्यास करता है टीचिंग का। यह पृष्ठपोषण फीडबैक के परिधि है। और जो माइक्रो टीचिंग है इसमें एक समय में केवल एक जो कौशल है उस पर बल दिया जाता है। अब हम सीखते हैं सूक्ष्म शिक्षण वक्र। जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है ये चलता है इस तरीके से, पहले प्लानिंग, फिर टीचिंग, फिर फीडबैक, फिर रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। तो इसको समझ सकते हैं PTF मतलब प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, और फिर RPTF
रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीफीडबैक। पहले पाठ योजना बनाएंगे, शिक्षण करेंगे और फिर क्या करेंगे, पृष्ठ पोषण करेंगे, फिर दोबारा से करेंगे पुनः प्लानिंग, मतलब पुनः शिक्षण, पुनः पाठ नियोजन, पुनः शिक्षण और पुनः पृष्ठ पोषण। जो सूक्ष्म शिक्षण है इसके जो प्रयोग शिक्षण जो कौशल है उनके विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। ये जो कौशल हैं छात्रों के अंदर जो हम अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये प्रभावशाली होते हैं जो हम माइक्रो टीचिंग स्किल डेवलप करते हैं बालक की। जो एक योद्धा होता है ना, तो उसको सारे अस्त्र शस्त्र घुड़सवारी करने का, सारे अस्त्र शस्त्र चलाने का अनुभव होता है। उसी तरीके से जो एक शिक्षक है, काबिल टीचर शिक्षक, तो उसको भी सारी विधियों और प्रविधियों का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 12 टाइप की जो विधियाँ हैं बच्चों को पढ़ाने की और प्रविधियाँ, स्ट्रैटेजी, सबको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, जैसे माँ कहती है बेटे से, बेटा इस बार तुम परीक्षा में अगर फर्स्ट क्लास पास हुए 10th बोर्ड में तो तुम्हारे लिए साइकिल आ जाएगी, जो बोलोगे तो ये साइकिल को देख देख के वो सोचता है मेरे लिए साइकिल आएगी, साहब मेहनत करता है, तो साइकिल क्या है, उसके लिए एक उद्दीपन है। अगला है समीपता। बच्चों के साथ क्या करनी है, समीपता बना के लानी है, उसको अपना मित्र बना के, अपने एक मित्र की तरह उसके साथ व्यवहार करना है, उसकी समस्याओं को समझना है, उसको सिखाना है। अगला है पुनर्बलन। फीडबैक जरूर देना है, उसको रीइंफोर्समेंट देना है, गुड, वेरी गुड करके। खोजपूर्ण प्रश्न, जिससे वो डिस्कवरी करे, खोजी प्रवृत्ति का हो। कुछ ऐसे सवाल दो उसको जिसको कि वो घर से खोज के लाएगा उसका उत्तर हो। इस तरीके से पहेली, पजल हो सकती है। छात्र व्यवहार का ज्ञान, आपको साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। बच्चे जो माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं वो कैसे होते हैं, जो उच्च स्तर के हायर सेकेंडरी के होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइमरी के कैसे होते हैं, उनका जो मनोविज्ञान है उसका ज्ञान होना आपको अनिवार्य है। अगला है व्याख्यान। व्याख्यान तो बहुत पुराना है और व्याख्यान कौशल एक ऐसा है जिससे आप क्या कर सकते हो, कम से कम 200, 400, 500 लोगों को एक साथ अपनी बात कह सकते हो। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। अब तो मल्टीमीडिया जो माध्यम है, जो ऑनलाइन मीडियम है, इससे तो आप लाखों करोड़ों लोगों को अपनी बात एक बार में बोल सकते हो। अगला है आपका संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन। आपके पास शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, आपकी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अगला है मौन और शाब्दिक। देखो ऐसा नहीं है कि टीचर बोलता रहे तभी बच्चे मानेंगे। टीचर के जो हाव भाव हैं और जो टीचर का जो, अगर वो क्लास में शांत हो जाए थोड़ी देर के लिए, अच्छा ये, तो ये जो स्किल है इससे भी बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, क्लास को हैंडल किया जाता है। प्रश्न पूछना, बच्चों से आप क्वेश्चनिंग करते रहो। विकेंद्री प्रश्न। विकेंद्री प्रश्न का मतलब, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जैसे हम मट्ठा जो बनाते हैं ना, मट्ठा, तो दही से मट्ठा बनाने में जो घी निकालते हैं उससे, तो उससे क्या करते हैं, उसको फेंटते हैं, तो जो इधर उधर से जो मट्ठा है वो बीच में इकट्ठा हो जाता है गोल गोल, तो उसको विकेंद्रीकरण कहता है। वैसे ही आपको जो टॉपिक है उससे चारों तरफ से क्वेश्चन ऐसे लेके आने की वो विकेंद्रीकरण प्रश्न, वो जो टॉपिक पे रिलेटेड हो जाए वो, तो उसको कहते हैं विकेंद्रीकृत प्रश्न। अगला है दृष्टांत देना। और दृष्टांत देने का मतलब ये है जैसे महात्मा लोग प्रवचन देते हैं वही प्रवचन आपने भी देना है। इनफैक्ट उनको मोटिवेट करना है आपने, ठीक है। उच्च स्तरीय प्रश्न, जो हायर लेवल के प्रश्न होते हैं, जो नई नई रिसर्च हुई है उससे रिलेटेड उनसे प्रश्न करो तो खोज के लाएंगे और उनका जवाब भी दो उनको। अब हम समझते हैं कि कुछ ये विधियाँ और इनकी जो खोजकर्ता हैं इसको देखते हैं। जैसे किंडरगार्टन विधि है, जो किंडरगार्टन जो विधि है वो दी थी फ्रॉबेल ने। दूसरा प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि दी है किलपैट्रिक ने। डाल्टन विधि ये दी है कुमारी हेना पार्कहर्स्ट 1920 में, ये यूएसए की थी, अमेरिका की। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी है। सुकरात महोदय तो चौराहों पे जाके, भीड़ भाड़ में जाके लोगों से प्रश्न करते थे, सुना होगा आपने। अगला है पेस्टोलॉजी विधि, ये दी है, पेस्टोलॉजी नहीं दी है। आगमन और निगमन विधि, और से आगमन और से अरस्तु, तो आगमन और निगमन दोनों विधियाँ अरस्तु ने दी है। फिर मांटेसरी विधि, ये भी मांटेसरी ने दी है, मारिया मांटेसरी ने। ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, तो ये दी है आर्मस्ट्रॉन्ग ने। अगला है प्रश्नावली विधि, ये दी है वुडवर्थ ने। और फिर है रेखीय अनुदेशन, ये BF स्किनर ने। और साखी अनुदेशन दी है क्राउनर ने। इसके बाद है संवाद विधि, ये दी है प्लेटो ने। और एक और है 12वीं भ्रमण विधि या पर्यटन विधि, ये दी है आपकी पेस्टोलॉजी ने। तो ये कुछ विधियाँ थी
तो हमने सीखा शिक्षण किसे कहते हैं। शिक्षण 3 प्रकार का होता है, एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक और स्वतंत्रात्मक। तो एक तंत्रात्मक में केवल शिक्षा केंद्रित, जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। जो स्वतंत्रात्मक है, इसमें बालक पे कोई मतलब जोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई उस पर प्रेशर नहीं और कोई उस पर नियंत्रण नहीं होता। और जो लोकतंत्रात्मक है, उसमें शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। तो 3 टाइप के शिक्षण होते हैं, टीचिंग होती है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।